नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रंगपुर एकेडमी में। तो आइए शुरू करते हैं आज की साइंस की क्लास। साइंस में केमिस्ट्री में हम कल हमने आपके लिए द्रव्य यानी मैटर का जो चैप्टर कराया था। आज हम द्रव्य के आगे चलते हैं, द्रव्य की परमाणु संरचना। तो परमाणु के बारे में टोटल जानकारी पढ़ते हैं। आइए शुरू करते हैं। परमाणु एटम। मैंने कल बताया था कि संसार में जो भी वस्तु है जो द्रव्य जिसमें द्रव्यमान है एवं वह स्थान घेरती है तो उसे हम क्या कह रहे थे, द्रव्य कह रहे थे, मैटर कह रहे थे। लेकिन मैटर भी किससे पूर्ण जो मैटर की जो वस्तुएं हैं वो किससे बनी हुई हैं? हमारे परमाणु से बनी हुई हैं। छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के ठोस वस्तु, लिक्विड वस्तु या फिर गैसेस बनी हुई हैं। गैस में भी परमाणु हैं, गैस द्रव्य में भी परमाणु हैं, सॉलिड में भी परमाणु है। प्रत्येक वस्तु परमाणु से ही मिलकर बनी है। ठीक है, तो जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है? हमारी परमाणु है, जिसे हम स्वतंत्र अवस्था में नहीं देख सकते, जिसे हम वह इकाई जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकती तथा जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है उसे हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। तो आइए परमाणु की परिभाषा देखते हैं। किसी तत्व की वह सबसे छोटी इकाई जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकती बल्कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है, उसे हम क्या कहते हैं? उस इकाई को हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं, एटॉम कहते हैं। ठीक है, तो किसी तत्व की वह छोटी से छोटी इकाई जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकती, जिसे हम स्वतंत्र अवस्था में नहीं देख सकते बल्कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है, उसे हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। तो परमाणु के बारे में परिभाषा तो ये हो गई। परमाणु के बारे में अनेक वैज्ञानिक आए जिन्होंने एक एक करके अपनी संकल्पनाएं दी, अपनी विचार रखे कि परमाणु इस प्रकार है, परमाणु इस प्रकार है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे कैसे वैज्ञानिकों ने क्या क्या बताया परमाणु के बारे में। सबसे पहले जो आए थे वो थे डाल्टन, जॉन डाल्टन। तो इसे बोलते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन। तो डाल्टन ने बताया कि जो कोई भी तत्व है यानी कोई भी पदार्थ है वो बना हुआ है, वो किससे बना हुआ है? छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है, और जिन्हें हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। जो द्रव्य, जो वस्तु बनी हुई है, जो कुछ भी मटेरियल है वो बना हुआ है, वो किससे बना हुआ है? परमाणु से। ये डाल्टन ने बताया कि परमाणु क्या है? परमाणु अविभाज्य है। डाल्टन ने क्या बताया था कि परमाणु अविभाज्य यानी इंडिविजुअल है। वो क्या, परमाणु क्या है? अविभाज्य, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसे हम कहें कि भाई 2 भागों में तोड़ दो, नहीं तोड़ सकते। परमाणु के लिए 2 भागों में नहीं तोड़ सकते। ठीक है, उन्होंने बताया कि परमाणु अविनाशी है, जिसका हम विनाश भी नहीं कर सकते। परमाणु को हम उत्पन्न भी नहीं कर सकते और परमाणु को हम नष्ट भी नहीं कर सकते। ये बात किसने बताई थी? जॉन डाल्टन ने बताई थी कि परमाणु को ना तो हम विनाश कर सकते हैं और ना ही उसे उत्पन्न कर सकते हैं। परमाणु को एक रूप से दूसरे रूप में कर सकते हैं। जैसे बर्फ़ था तो बर्फ़ से जल बना दिया, ठीक है, तो ये परमाणु चेंज हो गया उसमें। लेकिन परमाणु को हम ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। तो ये किसने बताया था? जॉन डाल्टन ने बताया था। ठीक है, इनके बाद दूसरे वैज्ञानिक जो आए वो आए थे थॉमसन। ठीक है, थॉमसन, जे थॉमसन का परमाणु सिद्धांत क्या था? एटॉमिक थ्योरी ऑफ थॉमसन। तो थॉमसन ने सबसे पहले क्या बताया था कि थॉमसन ने भी परमाणु के बारे में अपनी संकल्पना दी। उन्होंने बताया कि परमाणु एक गोले के आकार का होता है।
परमाणु एक गोले के आकार का होता है जिसमें जो ऋणात्मक जो कण हैं वो धसे हुए होते हैं। तो उन्होंने सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल लिया था वो लिया था तरबूज का, कि तरबूज में उन्होंने इसके लिए जो थॉमसन का जो परमाणु सिद्धांत है उसे तरबूजीय मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, तरबूज ये लिए था उन्होंने। इसमें जो भाग है ये लाल भाग होता है, इसमें जो बीज होते हैं तरबूज के, जो लाल भाग था वो तो ठोस गोला बताया, और जो जो इसमें बीज धसे हुए थे उनके लिए उन्होंने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन बताया था, ऋणात्मक कण बताया था। तो जे थॉमसन ने क्या बताया था कि परमाणु, हमारा जो परमाणु होता है वो तरबूज के आकार का होता है। ठीक है, क्या बताया था उन्होंने, तरबूज के आकार का परमाणु होता है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन की जो तुलना की गई थी वो तरबूज के बीजों से की गई थी, और जो गूदा होता है लाल प्रकार का वो ठोस गोला के आकार का होता है, ये इन्होंने बताया था। ठीक है, तो थॉमसन ने बताया था कि परमाणु विद्युत उदासीन होता है। उन्होंने बताया था कि परमाणु जो होता है वो विद्युत उदासीन होता है, जिसमें विद्युत उदासीन कैसे होगा कि प्लस यानी धनात्मक कण और ऋणात्मक कण बराबर होते हैं तभी तो विद्युत उदासीन होगा। तो इन्होंने बताया था जे थॉमसन ने कि परमाणु विद्युत उदासीन होता है जिसमें धनात्मक कण और ऋणात्मक कण यानी इलेक्ट्रॉन बराबर संख्या में होते हैं, इसलिए परमाणु विद्युत उदासीन होता है। ये किसने बताया था, जे थॉमसन ने बताया। तो इनके बाद दूसरा मॉडल आया रदरफोर्ड मॉडल, परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत, एटॉमिक थ्योरी ऑफ रदरफोर्ड। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया था, मतलब प्रयोगशाला में जाकर के रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया था। उसमें उन्होंने क्या किया था कि सोने की एक पतली चादर ली जिस पर अल्फा कणों की बौछार की उन्होंने। ठीक है, जो प्रयोगशाला में उन्होंने प्रयोग किया परमाणु के बारे में समझाने के लिए, उन्होंने एक बहुत पतली चादर सोने की, स्वर्ण की धातु की जो पतली चादर ली, उस पर मतलब अल्फा कणों की बौछार करवाई। तो उन्होंने देखा कि कुछ जो अल्फा कण हैं वो चादर को पार करके आगे निकल गए और कुछ जो हैं वो लौट के वापस आ गए। तो उन्होंने इस प्रकार से संकल्पना की। ठीक है, तो इस प्रकार से रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल के बारे में व्याख्या की। वो कैसे की कि परमाणु जो है वो गोलाकार होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु में जो गोलाकार कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ठीक है, और उन्होंने बताया कि जो परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो उसके केंद्र में निहित रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। इन्होंने बताया था नाभिक का जो सर्वप्रथम बताया था रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु का द्रव्यमान जो उसके केंद्र में निहित रहता है उस केंद्र को हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं, नाभिक। ठीक है, परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो उसके केंद्र में निहित रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। ये बात किसने बताई थी, रदरफोर्ड ने बताई थी। ठीक है, रदरफोर्ड के बाद इनकी परमाणु सिद्धांत में क्लियर नहीं हो पाया कि परमाणु के बारे में और अधिक जानकारी देने के लिए नील्स बोर का सिद्धांत आया। नील्स बोर का सिद्धांत, नील्स बोर का परमाणु सिद्धांत। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने थोड़ा सा संशोधित किया। इन्होंने बताया कि जो वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं उन्हें हम क्या नाम देंगे कि ऐसे जैसे मान लो ये नाभिक हो गया, इसके चारों ओर वृत्ताकार जो कक्षाएं होती हैं वो क्या नाम देंगे, K L M N 1 2 3 4।
नील्स बोर ने क्या बताया था कि जो वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, उन्हें हम क्या KLMN ये क्या है, कक्षाएं हैं। ठीक है, ऊर्जा, इनके लिए ऊर्जा स्तर भी कहेंगे, ऊर्जाओं का बढ़ता मतलब स्तर है। ठीक है, KLMN, तो ये क्या थी, कक्षाएं थी जिनमें इलेक्ट्रॉन गति करता है। ठीक है, तो नील्स बोर ने यही बताया था, और कि जो इलेक्ट्रॉन जिसमें कक्षाओं में गति करता है उनको नाम दिया था KLMN। ठीक है, इनके बाद भी इनका भी सिद्धांत पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं कर पाया कि परमाणु होता क्या है। इसके बाद श्रोडिंगर आए। ठीक है, श्रोडिंगर नाम के वैज्ञानिक आए जिन्होंने बताया कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कण नहीं है बल्कि तरंग के रूप में है। ठीक है, उन्होंने बताया, जो श्रोडिंगर आए उन्होंने बताया कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है वो कण के रूप में नहीं है, तरंग के रूप में है, और जिनकी जो प्रायिकता है, पाए जाने की संभावना है कहाँ तक कितनी है, तो उन्होंने किससे बताया था कि साई स्क्वायर। ये क्या थी, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना यानी प्रायिकता, किसने बताया था, श्रोडिंगर ने बताया था। तो इतने सिद्धांत आने के बाद परमाणु के बारे में थोड़ी अच्छी जानकारी हो पाई। अभी भी कन्फर्म रूप से बिल्कुल नहीं है कि परमाणु में, अगर परमाणु की संपूर्ण जानकारी जिस दिन हो गई ना, उस दिन तो बहुत ही कुछ अलग हो जाएगा। जिस दिन संपूर्ण जानकारी परमाणु के बारे में हो गई, हम इस चीज़ के लिए तुरंत, अगर हमें परमाणु के बारे में संपूर्ण जानकारी हो गई तो हम अपने हाथों से ही इस चीज़ को किसी दूसरे चीज़ में चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, पता नहीं कब होगा, ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है कि इसे बिगाड़ो, मनुष्य को बिगाड़ो और दूसरे में चेंज कर दो, ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। शायद संभावना की जा रही है कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन पता नहीं होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो परमाणु की इतनी थ्योरी आई। इसके बाद हम देखते हैं कि परमाणु के बारे में और तो ठीक है दोस्तों, परमाणु के जो पार्ट्स थे, जैसे पहले बताया था कि परमाणु को अविभाज्य था, लेकिन अब परमाणु को ऐसा कुछ नहीं है, अविभाज्य नहीं, विभाज्य भी है, जिसे तीन पार्टिकल से मिलकर बना है परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, उनको देखते हैं, एक तरफ चित्र बना लेते हैं। ये हमारा क्या है, नाभिक है। नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके चारों तरफ जो चक्कर लगा रहे हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन चक्र लगा रहे हैं। ठीक है, प्रोटॉन और नाभिक किस में होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसके अंदर होते हैं, नाभिक के अंदर होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तो देखते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में देखते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज जो हुई थी वो किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, थॉमसन ने की थी। थॉमसन ने की थी। इसका जो आवेश होता है, जिसका चार्ज होता है वो कितना होता है, माइनस का होता है ना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होती है। ठीक है, इसका जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19। ठीक है, इसका जो मास होता है वो कितना होता है, जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, 9.1 गुणा 10⁻⁻31 किलोग्राम। ठीक है, इस पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, ऋणात्मक चार्ज होता है। ठीक है, प्रोटॉन आया। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड को बताया जाता है, प्रोटॉन की खोज की थी। लेकिन सबसे पहले गोल्डस्टीन ने भी प्रोटॉन के बारे में सबसे पहले गोल्डस्टीन ने बताया था, लेकिन जो खोज का श्रेय दिया जाता है, जिसका नामकरण का श्रेय दिया जाता है, वो किसको दिया जाता है, रदरफोर्ड को दिया जाता है। इस पर चार्ज कितना होता है, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इस पे प्लस का चार्ज होता है, इस पे माइनस का चार्ज होता है, लेकिन जो परिमाण है वो बराबर होता है, केवल इस पे माइनस का चार्ज होता है, इस पे प्लस का चार्ज होता है। इसका जो मास होता है वो कितना होता है, 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, इस पे चार्ज कैसा होता है, प्लस का चार्ज होता है। 1.6726 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम क्या होता है, इसका मास होता है। ठीक है,
फिर आया न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को किसने खोजा था? चैडविक ने खोजा था, ठीक है। किसने न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी, ठीक है। इस पे जो आवेश होता है, चार्ज होता है, वो ये न्यूट्रल होता है, इस पे चार्ज नहीं होता है, ये उदासीन होता है, ठीक है। इसका मास कितना होता है? 1.67249 इंटू 10⁻⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है। इस पे जो आवेश होता है वो कितना होता है? न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो जो न्यूट्रॉन की जो खोज की थी चैडविक ने की थी, इस पे आवेश 0 होता है, इसका आवेश न्यूट्रल होता है, मतलब आवेश नहीं होता है इस पर। इसका मास कितना होता है? 1.6749 इंटू 10⁻⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है। तो ये थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। तो अब आगे देखते हैं कि जो परमाणु है जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, वो किस किस प्रकार से भरे जाते हैं, कि किस किस के नियम से, ठीक है। तो जो ये हमारा नाभिक है, इसके चारों ओर क्या है? इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये क्या है? हमारा नाभिक है, जिसमें हम क्या होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ये क्या है? हमारी कक्षाएं हैं, K, L, M, एक कक्षा और ले लेते हैं, N, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। तो ये कक्षाएं हैं K, L, M, N। तो सबसे कक्षा के बारे में देखते हैं। कक्षाएं यानी इसे बोलते हैं सेल, ठीक है। क्या है? कक्षा या फिर ऊर्जा स्तर जिसे बोलते हैं कक्षा या सेल या ऑर्बिट भी बोलते हैं। क्या दूसरा नाम क्या है इसका? ऑर्बिट। क्या है? K, L, M, N, ठीक है। और कक्षा को जे ऊर्जा स्तरों को जो शो करते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन मोशन करता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? कक्षाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सेल। इनमें भी क्या होते हैं? सेलों में भी, जो कक्षाओं में भी क्या होते हैं? उप कक्षाएं होती हैं, यानी उपकोष होते हैं। उपकोष के बारे में देखते हैं। उपकोष यानी सब सेल यानी उपकक्षाएं। उपकक्षाएं क्या होती हैं? के में कितनी उपकक्षाएं होती हैं? S। L में कितनी उपकक्षाएं होती हैं? S, P। M में कितनी उपकक्षाएं होंगी? S, P, D, ठीक है। N में कितनी उपकक्षाएं होंगी? S, P, D, F। ये क्या है? हमारी उपकक्षाएं यानी सब सेल हैं, उपकोष हैं। ये K में S, L में S और P, M में S और P और D, और N में S, P, D, F। तो इस प्रकार कितनी कक्षाएं हैं? कक्षाएं तो और इत्यादि हैं, K, L, M, N, O, P, Q, R इत्यादि आदि, ठीक है। और जो उपकोष हैं वो कितने हैं? K में एक उपकोष है, S, L में दो उपकोष हैं, S और P, M में तीन उपकोष हैं, S और P और D, N में कितने उपकोष हैं? 4 उपकोष हैं, S, P, D, F, ठीक है। अब तीसरा जो पॉइंट आता है वो क्या है? कक्षक, ठीक है। कक्षक यानी ऑर्बिटल क्या होते हैं, ठीक है। ये तो हो गई कक्षा, ये हो गई उपकक्षा यानी उपकोष। ऑर्बिटल क्या होते हैं? इनमें भी ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। एस में कितने ऑर्बिटल होते हैं? एक ऑर्बिटल होता है एस में। और पी में, ये एस के सभी के एक एक ऑर्बिटल हो गया। पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? कक्षक यानी 3 ऑर्बिटल होते हैं। ये एस में हो गया, ये पी में हो गया। डी में कितने कक्षक होते हैं? डी में कितने कक्षक होते हैं? 5 कक्षक होते हैं। 2 3 4 1 2 3 4 5। ये किस में हो गया? डी में। डी में कक्षक यानी ऑर्बिटल की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। एस में कितनी होती है? 1 ऑर्बिटल होता है। पी में कितने होते हैं? 3 होते हैं। एफ में कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, यानी एफ में कितने
कक्षक होती हैं, ऑर्बिटल होती हैं, 7 ऑर्बिटल होते हैं। तो इनमें अब इलेक्ट्रॉन भरने की बात की जाए कि कितने कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो वो भी देखते हैं। एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं हम? 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। इस प्रकार एक ऐसे एक ऐसे, ठीक है। तो एस में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1 ऑर्बिटल होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितने भर सकते हैं? 2 भर सकते हैं। पी में ऑर्बिटल की अधिकतम संख्या कितने भर सकते हैं? 6 भर सकते हैं, ठीक है। किस प्रकार? 1 2 3 4 5 और 6। तो इस प्रकार पी में कितने ऑर्बिटल हो गए? ऑर्बिटल की संख्या पूछे तो 6। पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछे तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की अगर पी में संख्या पूछे तो 6, और अधिकतम ऑर्बिटल पूछे तो 3 ऑर्बिटल होते हैं पी में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इस प्रकार भर गए। यदि डी में ऑर्बिटल अधिकतम कितने होते हैं? 5 होते हैं। इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं? 10 भर सकते हैं, ठीक है। तो देखें किस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 डी ऑर्बिटल होते हैं, 5 डी ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। यदि इलेक्ट्रॉन की बात की जाए कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। इसमें एफ में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है? 14 हो सकती है। किस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो इस प्रकार कितने मतलब KLMN हमारी क्या है? कक्षाएं हैं, यानी सेल हैं, ऑर्बिट हैं। SPDF क्या है? हमारे उपकोष हैं, यानी उपकक्षाएं हैं, ठीक है। और यानी उप सब सेल हैं। और SP इनमें ये क्या है? हमारे कक्षक हैं, ऑर्बिटल हैं। S में कितने कक्षक होते हैं? 1 कक्षक होता है। P में कितने कक्षक होते हैं? 3 कक्षक होते हैं। D में कितने कक्षक होते हैं? 5 कक्षक होते हैं। F में कितने कक्षक होते हैं? 7 कक्षक होते हैं। तो इस प्रकार इनमें इलेक्ट्रॉन इस प्रकार भरे हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि कुछ नियम भी हैं इलेक्ट्रॉन भरने के, कुछ नियम हैं कि इनमें इलेक्ट्रॉन भरे कैसे जाते हैं। अनेक वैज्ञानिकों ने नियम दिए इलेक्ट्रॉन भरने के, वो देखते हैं। एक जो सिद्धांत दिया पाउली का अपवर्जन नियम, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं पाउली का अपवर्जन नियम। इन्होंने क्या बताया कि एक ही उपकोष में, एक ही कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो एक जैसे, जो क्वांटम संख्या हैं वो एक ही कक्षक के लिए सबके लिए समान नहीं हो सकती। यानी क्या बताया था पाउली ने कि एक ही कक्षक के लिए एक इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते, कि अब किसने बताया था? पाउली ने। क्या बताया था? एक इलेक्ट्रॉन के लिए, एक कक्षक के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं। एक कक्षक के लिए, एक कक्षक में कितने और इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उनके लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। जैसे चौथा जो क्वांटम संख्या होती है, क्वांटम संख्या अभी पढ़ाएंगे हम आपके लिए। चलो पहले क्वांटम संख्याओं के बारे में समझते हैं, उसके बाद ये नियम समझ में आएगा। क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं? क्वांटम संख्या, इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर, इलेक्ट्रॉन किस दिशा में है, ये सब जानकारी, इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर, इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय गुण, तो ये सब जानकारी किस में बताएंगे? क्वांटम संख्या में। सबसे पहली क्वांटम संख्या क्या होती है? मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या। दूसरी है दिगंशी क्वांटम संख्या। दिगंशी क्वांटम संख्या। तीसरी क्या है? चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या। चौथी क्या है?
चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या, मेन क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, इस तो ये चारों क्वांटम संख्या, ये है मेन क्वांटम, इसे बोलेंगे मेन क्वांटम नंबर, इसे बोलेंगे एजीम्यूथल और मैग्नेटिक और स्पिन। इसे किससे शो करते हैं? एन से शो करते हैं। ये एल, एन, एल, एम, एस। ठीक है, इन्हें किससे शो करते हैं? मुख्य क्वांटम को एन से, दिगंशी को एल से, चुंबकीय क्वांटम संख्या को एम से और चक्रण क्वांटम संख्या को एस से। तो इनसे देखते हैं किस किस की जानकारी मिलती है। परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन का जो वो विस्तार होता है वो कैसे, ये क्या बताता है, मेन क्वांटम नंबर क्या बताती है कि जो इलेक्ट्रॉन का जो ऊर्जा स्तर है वो कौन सा है। ठीक है, तो ऊर्जा स्तर इसकी शुरुआत होती है, ये किसकी जानकारी देती है? ऊर्जा स्तर के बारे में। ऊर्जा स्तर के बारे में हमारी मुख्य क्वांटम संख्या बताती है। एन का मान 1, 2, 3, 4 इत्यादि हो सकता है। ठीक है, दिगंशी क्वांटम संख्या किसके बारे में जानकारी देती है? इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग के बारे में। इलेक्ट्रॉन के उपकोष के जो उपकोष है वो कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होगा, ये कौन बताती है? दिगंशी क्वांटम नंबर बताती है। ठीक है, n बराबर 1 के लिए l का मान क्या होगा? l का मान क्या होगा? 0, यानी n का जो मान होगा वो होगा एस के, जो n का मान है वो अगर 2 लेंगे हम तो l का मान क्या आएगा? 0 से, ये होता है 0 से n-1 तक। तो n जो n है हमारा वो कितना है? 2 है, तो इसका मान क्या होगा? l का मान 0, 1। ठीक है, अगर 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1। तो कितने मान हो गए? दिगंशी क्वांटम संख्या l का मान 0 और 1 हो गया। ठीक है, चुंबकीय क्वांटम संख्या हमारी क्या बताती है? कक्षकों की संख्या बताती है, कक्षकों की संख्या बताती है। ठीक है, कक्षकों की संख्या कैसे बताती है? यदि n का मान 2 है, n बराबर 2 है, यदि हमारे जो परमाणु है उसमें n बराबर 2 है तो m का मान कितना होगा? प्लस, यानी -2 से शुरू करते हैं, -2, -1, 0, +1 और +2। कितने? 5 मान हो गए n बराबर 2 के लिए। ठीक है, ये हो गई चुंबकीय क्वांटम संख्या। स्पिन क्वांटम, चक्रण क्वांटम संख्या क्या बताती है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो दक्षिणावर्त है, यानी एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है, उसे हम कौन बताती है? चक्रण क्वांटम संख्या। तो केवल 2 दिशाएं होती हैं, यदि इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज है तो -½ आएगा, यदि इलेक्ट्रॉन जो है क्लॉकवाइज है तो +½ आएगा। केवल 2 ही मान होते हैं इसके। यदि जो इलेक्ट्रॉन है हमारा वो यदि क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहा है तो +½ आएगा, यदि इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहा है तो वो -½ आएगा। ठीक है, ये थे हमारे क्वांटम नंबर। अब देखते हैं पाउली का अपवर्जन नियम। ठीक है, पाउली का अपवर्जन नियम क्या कहता है कि पहले भी बताया था कि एक ही परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक जैसे नहीं हो सकते। कौन सा 3 क्वांटम संख्याएं एक जैसी हो जाएंगी, लेकिन चौथी क्वांटम संख्या एक -½ होती है, एक +½ होती है। तो इसलिए कहा है ना उन्होंने कि चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। 2 इलेक्ट्रॉन के लिए मेन क्वांटम नंबर का भी मान समान हो जाएगा, दिगंशी क्वांटम नंबर का भी और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का भी मान समान हो जाएगा, लेकिन चक्रण क्वांटम संख्या में +½ और -½ हो जाता है, इसलिए चेंज हो जाता है। ठीक है, ये हो गया पाउली का अपवर्जन नियम। अब दूसरा है aufbau नियम। aufbau नियम क्या कहता है? aufbau का नियम, ये भी इलेक्ट्रॉन को भरने का ही नियम है। कक्षाओं में और जो ऑर्बिटल हैं उनमें कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन को भरा जाएगा, तो ये क्या बताया था कि ऊर्जा स्तरों का नियम है। ये क्या क्या है कि सबसे पहले aufbau ने क्या बताया कि सबसे पहले सर्वप्रथम सबसे कम ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन, कम ऊर्जा वाले स्तर में भरा जाएगा, उसके बाद अधिक ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन स्तर में भरा जाएगा, उसके बाद अधिक ऊर्जा वाला। तो इस प्रकार ऊर्जा स्तरों के बढ़ते क्रम में भरा जाएगा, ऊर्जा स्तरों के बढ़ते क्रम में भरा जाएगा। इस किसने बताया था? aufbau ने बताया था। तो इनका क्रम होता है, बना के दिखाऊं मैं आपके लिए। ठीक है, इनका क्रम होता है 1s 2s 1s 2s
यानी 1s2 2s2 3s ये होता है, यहाँ पे होता है 2p6, इस प्रकार से होता है 4s 5s, नीचे के लिए बहुत होता है, ठीक है। तो पहले 1s आएगा, फिर 2s, फिर 2p पे जाएगा, फिर 3s, फिर 3p 4s2, फिर इसके बाद 3d जाएगा, ठीक है, ऐसे करके, और फिर 4p 4d, पहले 4p, फिर ऐसे करके। ये क्या होता है, हमारा ऑफबाउ सिद्धांत होता है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा स्तर में 1s में जाएगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो 2s में जाएगा, फिर 2p में जाएगा, फिर 3s में जाएगा, 3p में जाएगा, 4s में। इस प्रकार से ऑफबाउ ने ये नियम दिया था कि सबसे पहले कम ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है, उसके बाद अधिक ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन जाएगा। इस प्रकार कौन सा नियम था, ऑफबाउ का नियम। अब एक और नियम था हुंड का। कौन सा नियम था, हुंड का नियम था। ये भी इलेक्ट्रॉन को भरने का नियम है, हुंड का नियम, हुंड का बहुलता का नियम। हुंड ने क्या बताया था कि जब हम कक्षक में ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, ठीक है, जब हम जैसे मान लो Na11, ये क्या हो, सोडियम है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 11। तो इसे कैसे करते हैं, 1s2 2s2, उसके नियम से भर रहे हैं ना, 1s2 2s2 2p6 3s2, ये कितना हो गया, 2 2 4 6 10 और 1 11, तो 3s1 आएगा, ठीक है। तो 1s2 2s2 2p6 3s1, तो इनको इन कक्षक में कैसे भरेंगे, किसने बताया था, हुंड ने बताया था कि सबसे पहले जब तक एस उपकोष नहीं भर जाएगा तब तक उसमें नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इसमें 1s2 में कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर देंगे। फिर आ गया 2s2, ठीक है, एक और बनेगा 2s2, ठीक है। तो 2s2 में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 हैं, फिर इसमें भी भर देंगे, ठीक है। अब आगे 2p6, अब 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं हमें। p में कितने कक्षक होते हैं, मैंने आपके लिए सब पहले ही बताया था कि p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन को भरना है, तो 6 इलेक्ट्रॉन को भरना है, ठीक है। सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, अब दूसरा इसमें नहीं जाएगा, ठीक है, इसमें दूसरा नहीं जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। यदि यहाँ पर 2p2 होता तो यहीं छोड़ देते, ना कि ऐसे नहीं भरते, इसमें नहीं भरेंगे। अगले जब तक कक्षा एक बार में नहीं हो जाएगा पूर्ण वितरण, सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में, एक एक इलेक्ट्रॉन प्रत्येक ऑर्बिटल के लिए देते हैं, उस उपकोष में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रत्येक ऑर्बिटल के लिए देते हैं। जब प्रत्येक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाता है तब उसका पेयरिंग करते हैं, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, पहले एक इलेक्ट्रॉन भर गया, दूसरा भर गया, फिर इसमें तीसरा भरेगा। अब हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन और रह गए, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन है ना, 3 और भरने हैं हमारे लिए। तो तीसरा इलेक्ट्रॉन फिर दोबारा इसमें पेयर हो जाएगा, चौथा इलेक्ट्रॉन इसमें पेयर हो जाएगा, छठा इलेक्ट्रॉन इसमें पेयर हो जाएगा। तो इस प्रकार कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 2 6, 2p6 पूरा भर गया। अब कौन सा रह गया, 3s1 भी रह गया। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो एक ही भरा जाएगा। यहाँ पे अगर 3s2 होता तो ये पेयर हो जाता, ठीक है। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन को भरना किसने बताया था, कक्षकों में भरना हुंड ने बताया था। तो ये सब जानकारी परमाणु के बारे में थी। अगर आपको क्लास में इसमें कोई डाउट हो, कोई कुछ कहीं गलती हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। वैसे हमने सब कुछ कवर किया है इसमें, अगर और भी होगा तो हम आगे के लिए देखेंगे। और अगर आपको कोई क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।